प्रेजेंस बाय एमिको डे। चैप्टर 1। क्या आपको बॉडी लैंग्वेज के महत्व के बारे में पता है? इस किताब को पढ़ने वालों में से कई लोगों को ये लगता होगा कि उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंट की कमी है, जिसके कारण उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आती होगी। कई लोगों के लिए तो पब्लिक के सामने बोलना दूर की कौड़ी के समान होता है। इसीलिए इस किताब में लेखिका ने कई टिप्स भी दी हैं, जिनकी मदद से आपको पता चलेगा कि जिस काम को आप बहुत ज्यादा कठिन रहे थे वो बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए बस आपको खुद की बॉडी और दिमाग के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा। इस किताब में लेखिका ने बताया है कि दिमाग और बॉडी के रिलेशनशिप को समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इस रिलेशन को आप काफी आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ लेखिका ये भी बताती हैं कि अगर एक बार आप इस रिलेशन को समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंट लाना बहुत आसान हो जाएगा। लेखिका आपको कुछ सोचने के लिए बोल रही हैं। वो बोलती हैं कि सोचिए कि आप किसी बच्चे को बेड में सुला रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, कंधे काफी कड़े हैं, चेहरे में गुस्सा है। इसके बाद भले ही आपकी आवाज कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन उस बच्चे को नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसके पीछे का रीजन साफ है। इसके पीछे का कारण है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से उस बच्चे को नेगेटिव वाइब्स गई हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई बार हमारी बॉडी हमारे शब्दों से ज्यादा बयां करती है। लेखिका आपको बता देना चाहती हैं कि साल 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी। उस रिसर्च में ये पता लगा था कि कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज का महत्व कितना ज्यादा है। रिसर्च के लिए 2 ग्रुप तैयार किए गए थे। पहले ग्रुप में ऐसे लोग थे जिन्हें बोलने में दिक्कत थी, वो बोल नहीं सकते थे। दूसरे ग्रुप में ऐसे लोग थे जिन्हें बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों ही ग्रुप को कई वीडियो दिखाए गए। उन वीडियो में कुछ लोग कभी सच बोलते थे और कभी झूठ बोलते थे। दोनों ही ग्रुप के लोगों को वीडियो देखकर ये पता लगाना था कि कब सच बोला जा रहा है और कब झूठ बोला जा रहा है। इसके रिजल्ट हैरत में डालने वाले थे। रिजल्ट के अनुसार जिस ग्रुप में वो लोग थे जो बोल और सुन नहीं सकते थे, उन लोगों ने काफी ज्यादा सही अंदाजा लगाया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब इसके पीछे के कारण के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई तो ये निकलकर सामने आया कि उन लोगों ने वर्ड्स के ऊपर ध्यान न देकर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया था। इससे इस चीज का पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज से इंसान के सही जज्बात का पता लगाया जा सकता है। इस स्टडी में ये बात निकलकर सामने आई थी कि कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज का योगदान काफी ज्यादा रहता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपकी ट्रू फीलिंग क्या है। इसी के साथ लेखिका ये भी बताना चाहती हैं कि जब भी आप कोई भी स्पीच देते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले आपको खुद भी मोटिवेट रहना पड़ेगा। अगर आप मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं और आपके हाव भाव ढीले ढाले हैं तो फिर सामने वाले के ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसीलिए जब भी आप कोई स्पीच दें तो ये कोशिश करिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी ही चाहिए। इस चैप्टर को पढ़कर आपको ये पता चलता है कि ग्रेट कम्युनिकेशन के लिए ग्रेट बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ग्रेट बॉडी लैंग्वेज है तो फिर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी आपके सामने एक सवाल खड़ा हुआ होगा। वो सवाल ये है कि आखिर ग्रेट कम्युनिकेटर कैसे बनना है? इसका जवाब भी सिंपल सा है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बोली आपस में मैच होनी चाहिए। आपका लोगों के ऊपर तभी प्रभाव रहेगा जब आपका व्यक्तित्व भी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली पर्सनालिटी के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का सही होना बहुत जरूरी है। सही बॉडी लैंग्वेज से मतलब है कि आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करिए। जितना पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहेगा, आपका प्रभाव भी लोगों के ऊपर उतना ही अच्छा पड़ेगा। चैप्टर 2। क्या आपको अपनी कोर वैल्यूज की पहचान करना आता है? खुद की पहचान करने से बड़ी सीख आपको कोई और नहीं दे सकता है। इसीलिए ऑथर का सुझाव है कि रोज खुद से बोलना चाहिए कि हमें हर दिन बेहतर से और ज्यादा बेहतर होते जाना है। हमें खुद से वादा करना चाहिए कि हमें रोज खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये काम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे दिमाग के साथ ही साथ शरीर की क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाए। इसी के साथ लेखिका ये भी सलाह देना चाहती हैं कि हमें अपनी कोर वैल्यूज की पहचान भी करते रहना चाहिए।
इस चैप्टर के माध्यम से लेखिका बताना चाहती हैं कि अगर आप अपनी कोर वैल्यूज को बढ़ाते हैं तो इससे आपके अंदर काफी पॉजिटिव बदलाव आते जाएंगे। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट जॉफ्री कोहेन ने 2014 में एक स्टडी कंडक्ट की थी। इस स्टडी के माध्यम से उन्होंने कई सिंपल एक्सरसाइज बताई थी जिसकी मदद से आप अपनी कोर वैल्यूज को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप उन्होंने बताया था कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। इस लिस्ट में आपको नोट डाउन करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका महत्व आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा है। ज्यादा आसान भाषा में आपको बताएं तो आपको अपनी प्रायोरिटीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने लिस्ट में सब नोट डाउन करना चाहिए कि जिंदगी में आपके लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे कि आपका परिवार, आपका प्यार, काम, सोसाइटी या फिर कुछ भी जो आपको खुश करता हो। साल 2005 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी में ये भी बताया था कि अगर आप अपनी किसी भी एक कोर वैल्यू के ऊपर निबंध लिखते हैं तो उस एक्सरसाइज से भी आपकी कोर वैल्यूज काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि स्पीकर आपके अंदर किसी भी एक तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कई तरीकों की बातें भी करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर खुद को लेकर डाउट है तब आपको वो सारी बातें महज छलावा लगेंगी। तब आपको ये लगेगा कि ये एक माया जाल है। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपके अंदर खुद के प्रति कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आपके अंदर सेल्फ डाउट ने घर बना लिया है। उस सेल्फ डाउट के कारण आपको ऐसा लगने लगा है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में सफल हो ही नहीं सकते हैं। सेल्फ डाउट के कारण आपको अपनी काबिलियत के ऊपर भी शक होने लगता है। उसी शक की वजह से आपसे सक्सेस काफी दूर हो चुकी है। जब किसी को भी ऐसा लगने लगता है कि उसके अंदर ही काबिलियत की कमी है तो वो कभी भी सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसी फेज को इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। इस टर्म को सबसे पहले साल 1978 में साइकोलॉजिस्ट पॉलिन क्लेंस ने बताया था। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये काफी सामान्य बात है। इसको लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1978 से लेकर 1993 के बीच में कई स्टडीज हुई थी। उन स्टडीज में यही पता लगाने की कोशिश की गई थी कि क्या इस सिंड्रोम से बाहर आया जा सकता है। तब ये बात निकलकर सामने आई कि भले ही आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन आपको इस तरह की फीलिंग आती ही रहेंगी। इसी के साथ ये बात भी निकलकर सामने आई कि अगर आप इंसान हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग्स का सामना करना सीखना ही पड़ेगा। आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है तो फिर उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना चाहिए कि इस तरह की फीलिंग ही आपको लाइफ में बेहतर करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इसीलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरकर पीछे नहीं हटना है। लाइफ का दूसरा नाम ही संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ते जाइए और संघर्ष का सामना करते रहिए। चैप्टर 3, क्या आपको भी पावरलेस होने का एहसास होता है? साइकोलॉजिस्ट के तौर पर इस किताब की लेखिका की मुलाकात एक महिला से हुई थी। उस महिला से बात करने के बाद लेखिका को इस बात का पता चला था कि उस महिला को ये एहसास होता था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उसे ऐसा लगता था कि उसके पास पावर ही नहीं है। तब इस फीलिंग के होने का कारण लेखिका को ये लगा था। स्कूल के दौरान वो महिला एक अच्छी एथलीट हुआ करती थी, तो वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी थी, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद उस महिला की स्पोर्ट्स लाइफ खत्म हो गई थी। इसी के बाद से उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में पावर की कमी हो गई है। लेखिका बताती हैं कि इस तरह की फीलिंग आना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, ये काफी सामान्य बात है। लेखिका बताती हैं कि पावरलेस का महसूस होना ही पावरलेसनेस होना होता है। इसी के साथ लेखिका ये भी थ्योरी बताती हैं कि इंसान वैसा ही हो जाता है जैसा वो सोचता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो फिर आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे? इसका जवाब भी सिंपल सा है। इस तरह की सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट होने की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता जाएगा, आपकी जिंदगी से पुरानी और कसीली यादें दूर होती जाएंगी। इसीलिए अगर आपको भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बस आप अपनी जिंदगी को समय देने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से बेहतर होती जा रही है। इसीलिए लेखिका आपको सलाह देती हैं कि आपको पावरलेस महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा महसूस करने लगेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। इसी के साथ लेखिका ये भी बताना चाहती हैं कि कई सारी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज हैं जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं।
लेखिका बताती हैं कि अगर आपको भी पावर और मूवमेंट को कनेक्ट करना है तो फिर आप डांस की तरफ देख सकते हैं। लेखिका बताती हैं कि इंसानी दिमाग भी डांस मूवमेंट को बेहतर ढंग से पहचान सकता है। अगर आप डांस की मदद लेती हैं तो आप पावर और मूवमेंट को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हाल ही के दशक में बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन इन्हीं बदलावों के साथ ही साथ स्टेक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिन लीडर्स ने जिम्मेदारी को समझा है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए बहुत से सवालों के जवाब की तलाश होनी चाहिए। आज के समय में जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं उन्हें अपने फैसलों को लेकर सतर्क रहना ही चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसका बुरा अंजाम भी देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि कैसे वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। लेखक के अनुसार कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी गलती की रोकथाम पहले ही कर ली जाए, इसके पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेखक कहते हैं आज के दौर में ग्लोबल लीडर्स के बारे में सोचने की कोशिश करिए। क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वो अपनी छोटी गलती से ही सीख ले पाएंगे? इसी के साथ लेखक कहते हैं कि आज के समय में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसकी मदद से लीडर्स खुद को परख सकते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि वो लीडर्स अपनी जिम्मेदारी को कितना समझते हैं। यहाँ दिक्कत एक बात की और है, वो ये है कि अभी तक भी लीडर्स ने टेक्नोलॉजी के महत्व को नहीं समझा है। साल 2008 का एक किस्सा है। देश था भारत और कंपनी थी कोका कोला। उसने देश के कई हिस्सों से पानी को गलत तरीके से यूज किया था। इंटरनेट की मदद से जैसे ये खबर फैली, दुनिया भर में इसकी सेल्स कम हो गई। इसके बाद कंपनी के सीईओ ने खुद सामने आकर सफाई देते हुए माफी मांगी थी। चैप्टर 4, अपने नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। क्या आप इसके महत्व को जानते हैं? क्या आपको भी कभी किसी मीटिंग से पहले नर्वसनेस हुई है? क्या किसी बड़े इवेंट से पहले आपने भी असहज महसूस किया है? तब किसी की आपके लिए बेस्ट सलाह क्या रही होगी? वो बस यही रहेगी कि कोई भी दोस्त आपके कंधों पर हाथ रखकर ये कह दे कि रिलैक्स कर भाई, सब ठीक हो जाएगा। इस बात से आपको ये समझना चाहिए कि मुश्किल समय में भी अगर आपको रिलैक्स करना आने लगेगा तो इसका मतलब साफ है कि आपको अपने नर्वस सिस्टम की पहचान भी आने लगी है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने मोड होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि इंसानी नर्वस सिस्टम में मुख्य 2 मोड होते हैं। पहले को SNS कहा जाता है और दूसरे को PNS कहा जाता है। किसी भी अलर्ट सिचुएशन में नर्वस सिस्टम का SNS मोड ऑन होता है। इसी के साथ रिलैक्स्ड सिचुएशन में PNS मोड ऑन हो जाता है। डीप ब्रीदिंग करके हार्ट रेट को स्लो करने से PNS मोड ऑन हो जाता है। अब तक आपने इस बात को तो जान ही लिया होगा कि इंसानी नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं। इसलिए जब कभी भी आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना हो तो आपको खुद को PNS मोड के साथ एंगेज करना चाहिए। आप खुद को इस मोड के साथ एंगेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप रिलैक्स कर पाएंगे। फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने एक थ्योरी डेवलप की थी। इस थ्योरी को डेवलप करने के पीछे की मंशा ये थी कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे बना जा सकता है। इस थ्योरी को उन्होंने कन्फ्यूशियनिज्म का नाम दिया था। इस थ्योरी के अनुसार अगर आपको बेहतर इंसान बनने के ऊपर काम करना है तो फिर आपको अपने दिमाग के ऊपर भी लगातार काम करते रहना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो फिर आपको अपनी विल पावर को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इस थ्योरी के हिसाब से इंसान का विल पावर जितना ज्यादा मजबूत रहता है उस इंसान की पर्सनैलिटी भी उतनी ही ज्यादा बेहतर बनती है। इसी के साथ ही साथ इस थ्योरी में ये बताया गया था कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कैसे हासिल कर सकें। इसी के साथ ही साथ आपको अलग अलग कल्चर के बारे में भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस थ्योरी के अनुसार अगर आप कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कल्चर ही आपको ये सिखाएगा कि पब्लिक में बिहेव कैसे करना है। इसी के साथ ही साथ इस थ्योरी में ये भी बताया गया है कि आपके दिमाग को फुल पोटेंशियल में काम करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। जब लेखिका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाया करती थी तब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ क्लास में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बोला करती थी। इसी के साथ ही साथ लेखिका स्टूडेंट से ये भी बोला करती थी कि इसका असर उनके ग्रेड्स पर भी देखने को मिलेगा।
फाइनल ग्रेड्स का हवाला देते हुए लेखिका ने अच्छा इंसेंटिव दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने हिस्सा नहीं लिया था। जब उन्होंने हिस्सा नहीं लेने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि हिस्सा नहीं लेने वाले स्टूडेंट के अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि उन सभी की बॉडी लैंग्वेज करीब करीब एक ही तरह की थी। इस स्टडी के बाद से ही लेखिका को इस बात का पता चल गया था कि बॉडी लैंग्वेज किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव एनर्जी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी, दोनों ही आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। लेखिका की सलाह है कि इंसान को हमेशा ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 5, चैलेंज के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। आपके शरीर का पोस्चर ये फैसला कर देता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बॉडी का पॉज पावरफुल रहे। इससे आपकी पर्सनालिटी भी पावरफुल रहती है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप उसे और निखार कैसे सकते हैं। फोकस और अटेंशन को बढ़ाने के लिए आप साइकोलॉजिकल अटेंशन ट्रेनिंग का यूज भी कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके दिमाग की शक्ति भी बढ़ेगी। इसी के साथ आप फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग और साइकिलिंग की भी मदद ले सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज के तौर पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। इससे आपकी मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में हुई शोध में ये बात सामने आई है कि जिस दिन किसी भी कंपनी में काम करने वाले लोग किसी भी खेल या एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं, उस दिन उनका मूड बाकी दिनों से अच्छा रहता है। इसी के साथ ही साथ इसका पॉजिटिव असर उनके काम में भी नजर आता है। इस शोध में ये निकलकर सामने आया है कि मेंटल हेल्थ से ही इंसान की क्रिएटिविटी का भी संबंध होता है। जितना अच्छा इंसान का दिमाग होगा, उतनी ही बेहतर उसकी क्रिएटिविटी भी होगी। इसीलिए अगर आपको भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान देने की कोशिश करिए। फिजिकल एक्सरसाइज में आप एक चीज ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि सुबह सुबह आप एक चक्कर दौड़ लगाने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि आपके दिन की शुरुआत ज्यादा एनर्जी के साथ हो रही है। इसी के साथ ये करने से आप इमोशनली भी ज्यादा मजबूत बन जाएंगे। इस तरह की चीजों में समय लगाना पूरी तरह जरूरत है। इसके बाद आप खुद ऑब्जर्व करने लगेंगे कि आपका काम ज्यादा बेहतर होने लगा है। कुल मिलाकर लेखिका के अनुसार हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए हमारे शरीर का पोस्चर जैसा होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी होगा। अगर हमारे शरीर का पोस्चर खराब रहेगा तो फिर हमारा दिमाग भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। मजबूत पोस्चर को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को ट्रैक में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा दिमाग भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगा। क्या करें? फिजिकल एक्सरसाइज में आप एक चीज ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि सुबह सुबह आप एक चक्कर दौड़ लगाने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि आपके दिन की शुरुआत ज्यादा एनर्जी के साथ हो रही है। पावर पोस्चर बहुत ही ताकतवर चीज है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इसे आप याद कैसे रख सकते हैं। इसके लिए आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तकनीक ये है कि आप अपने मोबाइल फोन पर हर घंटे का अलार्म सेट करें। इस अलार्म की मदद से आप अपने शरीर के पोस्चर की ओर ध्यान देने की शुरुआत कीजिए।